हेलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो हम जो है एथिक्स पढ़ रहे हैं, जीएस का पेपर 4। और एथिक्स के अंतर्गत हमारी ये दूसरी क्लास है। ठीक है। मैंने पहली इवन तीसरी क्लास कह लूँ, नॉट दूसरी क्लास। पहले पेपर में हमने जो है इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि इसका सिलेबस क्या है। और दूसरे पेपर में हमने पढ़ना, मतलब सॉरी, दूसरी क्लास से हमने पढ़ना शुरू किया था। तो ये हमारी क्या है, ये दूसरी क्लास आप कह लो। एक मिनट। तो आप इसको जो है ऐसा कह सकते हो कि दूसरी क्लास है। ठीक है, क्योंकि पहले में तो सिलेबस डिस्कस किया था। अच्छा, लास्ट क्लास में याद होगा कि मैंने दो क्वेश्चन बोले थे कि दो क्वेश्चन दिया था और उनको करके लाना है। और ये मैं मान के चलता हूं कि वो क्वेश्चन आप करके नहीं लाए होंगे, क्योंकि ये पक्का होता ही है कि वो नहीं करके लाओगे। कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं कि उन क्वेश्चन का मैं एक जो है आपको ओवरऑल एक फॉर्मेट बताता हूँ। ठीक है, कि जो क्वेश्चन आपसे थे, जो क्वेश्चन दिए गए थे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन था और हर एक क्लास में पहले मैं दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये एथिक्स के पेपर के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें प्रैक्टिस बहुत करना है। और मैंने हमेशा बोला कि भाई जीएस का जो मेंस है, तो उसमें आपको एसए और पेपर फोर्थ, ये ऐसे पेपर होते हैं कि आपको लिस्ट से बाहर करते हैं या लिस्ट से अंदर करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें यही करनी है, और आसान भी है, नंबर भी ठीक ठाक मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए। और फिर इसके बाद क्लास आगे हम रन करेंगे। ठीक है, उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए। नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए। लक्षणों की पहचान कीजिए। पहचान कीजिए। कीजिए जिनके आधार पर जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन का लोक सेवक के लोक सेवक के कार्य निष्पादन का कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। आकलन किया जा सकता है। आकलन किया जा सकता है। ये एक क्वेश्चन था। तो इसका सबसे पहले हम जो है एक, हमें कैसे लिखना चाहिए, एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। इसमें कहा गया है उन 5 नैतिक लक्षणों का पहचान कीजिए जिनके आधार पे एक सिविल सर्वेंट, जो लोक सेवक है, उसके कार्य का यानी निष्पादन, यानी जो परफॉर्मेंस है, उसका आकलन किया जा सकता है। यानी आइडेंटिफाई 5 इथिकल parts of which one can plot the performance of civil servants, justify their inclusion in matrix। अब देखोगे कि कार्य निष्पादन, आकलन कर्मचारी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का एक संगठित तरीका होता है। अगर हमें जो एक सिविल सर्वेंट के जो परफॉर्मेंस का, जो निष्पादन का आकलन करना है, तो इसका इस मूल्यांकन के लिए एक संगठित तरीका होता है, जिसमें उसके वास्तविक कार्य, निष्पादन और कार्य को करने के पूर्व निर्धारित स्तर और मानकों के बीच जो है कंपेयर की जाती है। और एक लोक सेवक इस विश्वास के आधार पर जो सार्वजनिक पद पर धारित करता है कि वह अपने कार्य निष्पादन में नैतिक मानकों पर, जो नैतिक मानक हैं, उनका पालन करेगा, उन पे खरा उतरेगा। और लोक सेवकों का मूलभूत उद्देश्य जो है इसी विश्वास पर आधारित है। तो भाई, नैतिक मानकों के आधार पर एक लोक सेवक यह तय कर सकता है कि कार्य को नैतिक पूर्ण ढंग से किया है या नहीं। और यहां कुछ नैतिक मानक दिए गए हैं, एक फॉर्मेट है।
जो कि एक लोक सेवक के कार्य का जो निष्पादन है, जो परफॉर्मेंस है, उसका इवेल्युएशन करने में ये जो कुछ जो आधार हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब उसको इवेल्युएट करने में, आकलन करने में सहायक होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हमें 5 नैतिक लक्षणों की बात करनी है, ताकि जो लोक सेवक है, जो सिविल सर्वेंट है, वो आप उसके कार्य के निष्पादन का जो है आकलन किया जा सके, उसकी परफॉर्मेंस को जो है क्या किया जा सके, आकलित किया जा सके। यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो कि कल के दिन आप कलेक्टर होते हो और आपके जो आप एज अ सिविल सर्वेंट जो है आप कोई कार्य करते हो और उसका जो है आपकी कितनी परफॉर्मेंस रही है उसका इवेल्युएशन किया जाए। और अगर मान लो कि आपका इवेल्युएशन तो कोई सीनियर करेगा, या फिर अगर ऐसा मान लो कि आपके कोई नीचे जूनियर जो है काम कर रहा है और आपको सौंपा जाए कि इनके परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करना है, तो आप वो 5 लक्षण बताइए, जो 5 तरीके बताइए, उनकी पहचान कीजिए कि किस आधार पर इसका जो है सही से इवेल्युएशन कर पाओगे। उसका एक क्या होता है भाई, एक तरीका होता है। तो देखेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण। सबसे पहले देखोगे कि अच्छा, जो ए नाम का ये व्यक्ति है जो सिविल सर्वेंट है, चलो ए नाम नहीं, इसको जेड ले लेते हैं, जो जेड नाम का व्यक्ति है जो सिविल सर्वेंट है, तो ये कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण है इसकी कि नहीं है। तो कार्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण, कार्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण। ध्यान से सुनिएगा कि कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण ये पहला लक्षण है। ये क्या है भाई, ये पहला लक्षण है कि कार्य के प्रति जो निष्ठा है, जो समर्पण है। रानी उपाध्याय, ठीक है रानी, हेलो, हाँ रानी बोलिए। मैं आपको, रानी उपाध्याय, मैं आपको जो है रिप्लाई कर रहा हूँ, आप बोलिए तो सही, थोड़ा सा टाइम दिया करिए, थोड़ा टाइम लगता है आपके, बाद में शो होते हैं। तो रानी होपफुली आप मुझे अभी भी आप होंगे, और बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे आगे बताइए, मैं आपका क्वेश्चन लेते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो पहले हम यहाँ पर जो है कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण, ये हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए कि अगर हमें किसी व्यक्ति का इवेल्युएशन करना है तो कार्य के प्रति जो निष्ठा है, समर्पण है, ये पहला जो है उसका पहचान करने का एक तरीका है, या फिर मेजरमेंट है, या मापदंड है। होता क्या है कि यह गुण ही लोक सेवक को जो सौंपा गया कार्य है उसके प्रति जो इरादे और उसका जो दृष्टिकोण को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और दिए गए कार्य के प्रति जो है जवाबदेही को कंट्रोल करता है। अगर व्यक्ति जो है कार्य के प्रति उसकी जो है निष्ठा है और समर्पण है, तो उसकी जो जवाबदेहिता है क्या होता है, ये उसके कार्य के प्रति उसकी जवाबदेहिता को निष्ठा और समर्पण क्या करेगा भाई, कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। साथ में उस सिविल सर्वेंट का जो इरादा क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है कार्य के प्रति, वो भी इससे तय होता है। तो एक ये होगा कि भाई कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण। दूसरा देखो, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान। भावनात्मक रूप से, दूसरा मतलब मेजरमेंट है बुद्धिमान। इसका मतलब क्या है, एक मिनट पहले क्वेश्चन देख लेता हूं, शायद जो है किसी बच्चा रिप्लाई तो मैं कर रहा हूं। जानी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चल। तो भावनात्मक रूप से जो है बुद्धिमान, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान का मतलब क्या है कि यहां पर भावनात्मक रूप से बुद्धिमान का मतलब कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक प्रशासक को न्यूट्रल बनाती है, तटस्थ बनाती है। जो है क्या, वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, इम्पार्शियल बनाती है, निष्पक्ष बनाती है, श्रेष्ठ और तर्कसंगत होने में मदद करती है। अगर आप जो है इमोशनली जो है इंटेलिजेंस हो, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इसी वजह से जो है कहा जाता है कि होनी चाहिए। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये आपको कुछ खास गुण देती है। क्या कि आप जो है सबसे पहले कि न्यूट्रल होते हो, यानी तटस्थ, न्यूट्रल होते हो। दूसरा कि भाई आप जो है निष्पक्ष रहते हो, निष्पक्ष, आप किसी के पक्ष में नहीं रहते हो, किसी से कोई मतलब नहीं। और तीसरा है कि भाई जो है श्रेष्ठ और तर्कसंगत, श्रेष्ठ और तर्कसंगत।
तर्क संगत। आप जो है लॉजिक के माध्यम से वो सही है या नहीं सही है, वो आप यहां जो है तार्किक होते हो, लॉजिकल होते हो। तो भावनात्मक रूप से यानी इमोशनल इंटेलिजेंस भी जो है नैतिक लक्षणों में किसी भी सिविल सेवक के परफॉर्मेंस को जांचने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, एक महत्वपूर्ण है। चलो भैया तीसरा देखो जरा। तीसरा क्या है, करुणा और सहानुभूति। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ने ये तो करुणा सहानुभूति पढ़ाया नहीं हो, सर ये जो है करवा रहे हैं। देखो ये आगे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी तो उसमें हम जितनी भी टर्मिनोलॉजी है सभी के विषय में हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम साथ साथ 2 क्वेश्चन, इसी वजह से मैं लास्ट की क्लास में 2 क्वेश्चन आज भी दूंगा और आपको करके लाना है, और जैसे ही क्लास शुरू होगी उनका मैं एक फॉर्मेट डिस्कस करूंगा आपके साथ। तीसरा भैया करुणा और सहानुभूति, करुणा और सहानुभूति, करुणा और सहानुभूति। करुणा और सहानुभूति से मतलब क्या है कि भाई वंचित वर्गों के प्रति करुणा और सहानुभूति जो एक लोक सेवक को वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी के उच्च मानकों से समझौता ना करके समस्या के एक निदान और प्रभावी समाधान को प्रेरित करते हैं। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, सहानुभूति नहीं है, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर साहब थे और वो जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कहो, इंस्पेक्शन कह लो, निरीक्षण करने, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज होती है और इन्फेक्शन अलग चीज होती है। तो एक निरीक्षण में गए थे अस्पताल में, और वो कलेक्टर साहब जो है एक मरीज से, महिला मरीज थी, उनसे बात कर रहे थे और उनके बेड में जो है अपना पैर रखे हुए थे, शूज पहने हुए। तो आप जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाना पूर्ति कर रहे हो, तो एक ऐसा कि आपकी अगर संवेदना है, करुणा है, सहानुभूति है, तो आप वर्गों के प्रति, जो वंचित वर्ग हैं, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनको समाज की मुख्य धारा में लेके जोड़ सकोगे। उनके प्रति जो अगर आपकी संवेदना है तो उनके उत्थान के लिए, उनके सर्वोदय के लिए कुछ सोच सकोगे, उनके जो है अंत्योदय के जो अवधारणा है उसको फुलफिल कर सकोगे। तो जो सहानुभूति है ये एक लोक सेवक को जो है ऑब्जेक्टिविटी के, जो ऑब्जेक्टिविटी है उसके उच्च मानकों से समझौता ना करके समस्या के अभिनव और जो है प्रभावी समाधान के लिए प्रेरित करती है। और सिविल सर्वेंट में क्या होना चाहिए कि अगर मान लो कि कल के दिन आप जो है एज अ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमीशन हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, तो आप जो है मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और प्रधानमंत्री ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपको फोन आता है कि यहां इलेक्शन हो रहा है, अपने हिसाब से देख लेना। अब यहां बात आती है आपके साहस की, कि आप जो है किसी साहस, आप जो है जनता के नौकर हो, किसी नेता या किसी प्रधानमंत्री के नौकर नहीं हो, उसका हिस्सा, और आपको जनता के मतलब आपको जो उसकी रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया गया है, सर्विस देने के लिए नियुक्त किया गया है, तो आप अपना साहस का परिचय देते हुए अगर कोई ऐसा हरकत करने का प्रयास करता है तो आप उसी वक्त मना करने का आपका साहस होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो प्लेटो ने साहस को सद्गुणों के अंतर्गत रखा है, और यह जो है कहते हैं कि एक लोक सेवक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अपने सर्विस के दौरान एक जो सिविल सर्वेंट है उसको सत्य और समाज में होने वाले हर संभव अन्याय के खिलाफ जो है उसको लड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और उसके लिए जो है साहस की जरूरत होती है। तो बिना साहसी हुए आप कुछ नहीं कर सकते। आपने जो है चारों पांचों गुण देखा है ना, भावनात्मक, करुणा और सहानुभूति हो गई। अच्छा एक और देख लो, 4 को ना 5 पूछा था, एक देख लो, ईमानदारी। ईमानदारी, 1 मिनट बच्चे का क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी का अभी फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो क्या है ईमानदारी? ईमानदारी यानी कि भाई इसके आधार पर एक सिविल सर्वेंट किसी कार्य को बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के जो है पूरा करने में सक्षम है या नहीं, इससे पता चलता है ईमानदारी से।
तो ये जितने भी मैं चारों पांचों जो पॉइंट बताए, जो लक्षण बताए, ये कार्य निष्पादन में इन नैतिक मानकों को बनाए रखने से एक लोक सेवक को समाज और सरकार द्वारा उस पर विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है। अब बताओ इसमें क्या पूछा गया था, इसको आप 150 शब्दों में लिखना था, 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 मार्क्स हो गया, कितना आसान था। ठीक है, तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए, उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए, आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए, जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए, लोक सेवक होने के लिए, प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण, लोक सेवकों, लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण, गैर नैतिक, गैर नैतिक व्यवहार के निवारण, गैर नैतिक व्यवहार के निवारण ये तरीकों, तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए, साधनों का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। एक मॉडल आंसर, जैसे अभी हमने पिछले इस वाले क्वेश्चन में देखा था, इसी तरह यहां पर भी हम एक मॉडल आंसर समझ देखने का प्रयास करेंगे। और ये मैंने पिछली क्लासेस में दोनों क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहे हैं वो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और हमारा जो है पढ़ने का यही वो रहेगा, तरीका भी रहेगा। चलो देखो यहां पर, देखो भाई ये भी वही आपको 150 शब्दों में लिखना है और 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। नीति शास्त्र में कई ऐसे मूल्य हैं, कई ऐसी वैल्यूज हैं जो लोक सेवकों, सिविल सर्वेंट की अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड और उनके कार्य निष्पादन यानी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। अभिवृत्ति जो है यानी एप्टीट्यूड, संभावित संभावनाएं हैं, किसी व्यक्ति के भीतर संभावित संभावनाएं, तो अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड और उसके कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं और इसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत और प्रशासनिक मूल्य शामिल किए जाते हैं। अपने सेवा काल के दौरान एक लोक सेवक को दक्षता, जवाबदेही, अनुक्रियाशीलता, तटस्थता, प्रभावकारिता जो हमने पिछले में बताया, ये सारे जो है मूल्य ऐसे प्रशासनिक मूल्यों के साथ जो है सामंजस्य और साथ में जो है जवाबदेहिता, तो ये सारी चीजें जो है प्रशासनिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए नैतिक सिद्धांतों को लागू करने की जो है चुनौती को स्वीकारते हुए कार्य करना होता है। और इस स्थिति में कुछ जो है बेसिक मूल्यों को एक प्रभावी लोक सेवक के लिए जरूरी माना जाता है। कुछ जो है आधारभूत जो मूल्य होते हैं उनको एक लोक सेवक का जो मतलब है उसको प्रभावी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से जो है, जैसे नंबर 1 ये कि लोक हित में कार्य करना, किसी सिविल सर्वेंट को कि वो लोक हित में काम कर रहा है कि नहीं, तो लोक हित में काम करना, लोक हित में काम करना। दूसरा है कि भाई राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना,
राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना, तटस्थ रहना, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना। तीसरा है कि गोपनीय सूचनाओं को जो है रिवील ना करना, प्रकट ना करना, गोपनीय सूचनाओं को प्रकट ना करना, प्रकट ना करना। अभी समझाता हूं इसका मतलब। देखो भैया, लोक हित में कार्य करना, ऐसा नहीं कि आपको जो है कुछ पैसा मिल गया और आप जो है ऑसनिंग हो रही थी, कोई टेंडर निकला था और कोई बहुत भ्रष्ट जो है एक कारपोरेटर्स है, मतलब बहुत ही जो है भ्रष्ट है, और आपको कुछ पैसा दिया और आपने जो है लोक हित में काम ना कर करके उसके ऊपर जो है पर्सनली प्राइवेटली अलॉट कर दिया। दूसरा है राजनीतिक तौर से तटस्थ रहना, कि आप मान लो कि जैसे सिविल सर्वेंट हो सकता है कि आपका पर्सनल कोई राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन जब एज अ पब्लिक जो है सिविल सर्वेंट आप डील कर रहे हो तो राजनीतिक तौर से आपको तटस्थ रहना है। ये नहीं कि आपको जो है, और आजकल आप ये जो चीज है ना बहुत मुश्किल वाली है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार जो है जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो पार्टीगत जो है जो ये अधिकारी होते हैं, जैसे सरकार चेंज हुई तो आपने अचानक से देखा होगा कि 50 आईएएस का जो है ट्रांसफर हो गया, उनको सचिवालय भेज दिया गया, उनको जो है ऐसे डिपार्टमेंट सौंप दिए जाते हैं जो मतलब डायरेक्टली कनेक्टिविटी या फील्ड से संबंधित नहीं होते हैं, और वो अधिकारी जो एक तरीके से हाशिए में चले गए थे क्योंकि उनका विचार जो है वो वैचारिक तौर से उस राजनीतिक विचारधारा से नहीं आते थे जिसकी सरकार थी, तो उनको जो है अब वापस लाया जाएगा क्योंकि उनकी सरकार आ गई। इससे आपका पर्सनल जो है नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा नुकसान आप पब्लिक का भी तो कर रहे हो। तो भाई राजनीतिक तौर से तटस्थता रहना बहुत जरूरी है। गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करना, कि भाई कुछ मान लो कि जैसे कुछ गोपनीय सूचना है, जैसे उदाहरण के तौर पे कि आप आर्मी चीफ हो, ठीक है, और आपको कहाँ पे स्ट्राइक करनी है, कहाँ पे स्ट्राइक नहीं करनी है, ये कॉन्फिडेंशियल मामला है, ये गोपनीय चीज है, और आपने उसको रिवील कर दिया, तो आपको क्या करना है, गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करना है, प्रकट, ठीक है, प्रकट ना करना है, सॉरी। अगला है कि भाई जन सामान्य को कुशल, प्रभावी और निष्पक्ष सेवा देना है। जो पब्लिक है, पब्लिक को क्या, कि पब्लिक को प्रभावी, आप जो काम कर रहे हो प्रभावी होना चाहिए, दिखना चाहिए जो है जमीनी पटल पर, निष्पक्ष होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्ष होना चाहिए, और साथ में जो है क्या होना चाहिए कि कुशल होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। हितों के संघर्ष से बचना है, अभी बताता हूं, हितों के संघर्ष, संघर्ष से बचना है, बचना है। हितों के संघर्ष से बचना का मतलब कि जो नेचुरल लॉ है उसका पालन करना है, प्राकृतिक लॉ, प्राकृतिक नियम। जैसे उदाहरण के तौर पे कि एज अ कलेक्टर, आप जो है कलेक्टर हो और जिले में किसी चीज का टेंडर निकला है, अब टेंडर निकला है और आप जो है मान लो कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित टेंडर निकला है और आपकी जो वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड है वो कंस्ट्रक्शन का दरअसल काम करते हैं, और ये भी है कि जो टेंडर जब ऑसनिंग होगी तो उनका भी फॉर्म पड़ेगा। तो आपका जो हितों का संघर्ष है कि आप ये नहीं कि उनको क्या कर देंगे कि अलॉट कर देंगे, तो आप ये नेचुरल जस्टिस का फॉलो करेंगे, नेचुरल जस्टिस का पालन करेंगे, कि आप अपने सीनियर से कह सकते हो कि भैया देखो मैं जो है इसमें मेरा भी हित जुड़ा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मैं इससे जो है अपने आप को विड्रॉ करता हूं, आप ऑसनिंग करवा दो। इससे क्या होगा कि जो आपके हित हैं, इंटरेस्ट हैं, जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट से आप बच जाओगे, क्योंकि और आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा लोगों को, नहीं आप अपने जगह सही होकर भी जो है बहुत क्वेश्चंस किए जाएंगे। अगला है भैया कि जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व।
और अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। जवाबदेहिता, किसी भी चीज के प्रति जो है जवाबदेही, कोई काम बिगड़ गया तो जवाबदेही अपनी जूनियर पे लाती, ऐसे काम नहीं चलेगा। उत्तरदायित्व, किसी भी चीज के प्रति उत्तरदायित्व होना, उत्तरदायी होना। सत्यनिष्ठा और समर्पण का भाव, सत्यनिष्ठा और समर्पण का भाव, सत्यनिष्ठा और समर्पण का भाव, सत्यनिष्ठा और समर्पण का भाव। साथ में ईमानदारी, ये बताना तो जरूरी नहीं है, मैं समझता हूं ये जानते हैं। प्रतिबद्धता और साहसिक होना, यानी प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, प्रतिबद्धता और साहसिक होना, साहसिक होना, ये भी। तो लोक सेवकों में बढ़ती अभिजात प्रवृत्ति और जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म, इसके कारण जो सिविल सर्वेंट के आचरण पर क्वेश्चन मार्क्स लगाए जाते रहे हैं। और इस संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा, यानी जो केंद्रीय सिविल आचरण नियमावली 1964, केंद्रीय सिविल सेवा लिख देता हूं, केंद्रीय सिविल सेवा, सिविल सेवा आचरण, सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964, इसके तौर पे आचरण और नियमावली जो है क्या भाई जारी करी गई है कि सिविल सर्वेंट इसके अकॉर्डिंगली जो है व्यवहार करेगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट है। और इसके साथ भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा एक प्रभावी और उत्तरदायी सरकार हेतु जो है कार्य योजना के एक भाग के तौर पे सिविल सर्वेंट्स को या लोक सेवकों को एक आचार संहिता निर्मित करी गई है, कोई उसके अनुसार ही आपको पालन करना है। और उसको मई 1997 में, मई 1997 में जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, कौन से प्रधानमंत्री, तो उनकी अध्यक्षता में, बहुत खूबसूरत प्रधानमंत्री, मतलब मैंने देखा कि बहुत योग्य आदमियों और कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता था, मतलब एक कोऑपरेशन ऐसा, तो ये था। तो 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ये प्रस्तुत किया गया था, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था, वही तभी प्रस्तुत किया गया था। और इस संहिता का जो उद्देश्य है कि भाई लोक सेवाओं पर लागू होने वाले अखंडता और आचरण के मानकों का निर्धारित करना था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आपको सेकेंड एआरसी, द्वितीय प्रशासनिक आयोग की जो चौथी रिपोर्ट है और सेकेंड रिपोर्ट है, तो उसमें जो है कुछ चीजें मेंशन की गई हैं कि शासन में नैतिकता को सुनिश्चित करने के संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। और इसी वजह से मैंने बोला था कि सेकेंड एआरसी आपको पढ़ना है, जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी का जो रिपोर्ट है, चौथी रिपोर्ट, तो उसमें जो है आपको ये पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है मतलब सिविल सर्वेंट्स को कैसा आचरण करना है, और उसी में जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और लोक सेवकों के संदर्भ में अनुशासनिक कार्यवाहियां, और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जो है साधन जो है मतलब उसमें सुझाए गए हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो, अब देखो आराम से लिख लोगे, अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, बताओ कि लिखोगे नहीं। उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है, और लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीके और साधनों का वर्णन मैंने जो अभी बताया। अब बताओ ये कहां कौन सी बड़ी मुश्किल वाली बात है। किसी अभी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई ऐसा तो बच्चा नहीं जिसका क्वेश्चन हो।
अब जो है हमारे एक क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया है, एक क्वेश्चन का डिस्कशन जो है ओवर हो गया है। अब हमें करना क्या है कि आज का जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने नीति शास्त्र और उसका सार बताया था। हमने देखा था जब सिलेबस था कि नीति शास्त्र और ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस यानी मानवीय सहसंबंध के बारे में बात करना था, वो हमने बात किया था। इसके आगे एक छोटा सा सब हेडिंग है कि नीति शास्त्र और उसके बहुआयामी स्वरूप। नीति शास्त्र और उसके बहुआयामी स्वरूप। नीति शास्त्र और उसके बहुआयामी स्वरूप। अब भाई नैतिकता और नीति शास्त्र की अवधारणा को समझने के बाद कुछ समस्याओं और द्वंद्वों पर विचार करते हैं। आपने नीति शास्त्र की जो अवधारणा है वो पिछले क्लास में बहुत डिटेल से समझी थी। तो अब हमें जो ये नीति शास्त्र है इसकी अवधारणा हम समझ चुके हैं। नैतिकता को मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो अब जो इसको समझने के बाद जो द्वंद्व है, जो समस्याएं हैं, उन पर हम कुछ देखते हैं, उन पर विचार करते हैं, ताकि नीति शास्त्र के हम डिफरेंट आयामों, विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर हमारी बहुआयामी समझ विकसित हो सके। जो एक मल्टी डायमेंशनल जो थॉट है वो विकसित हो सके। और इसे हम जो है कुछ केस स्टडी के माध्यम से व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ जो केस स्टडी पहले, क्योंकि आप इसे जो है ना देखो, एथिक्स में मैंने आपको बताया था कि करीब 125 नंबर का केस स्टडी है और 125 नंबर का लगभग थ्योरी है। मैं इस क्लास में हम प्रयास करेंगे हमें जो है 60 घंटे की बजाय 70 घंटे लग जाए, चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हम थ्योरी के साथ केस स्टडी को भी आगे लेके चलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, तो हम एक बेहतर काम कर सकेंगे इस पर। तो केस स्टडी फर्स्ट यानी नंबर 1 कि भाई हिंसा और अहिंसा के बीच नैतिक द्वंद्व। अगर मान लो कि जैसे हिंसा और अहिंसा के बीच ऐसे ही क्वेश्चन केस स्टडी पूछे जाते हैं। हिंसा और अहिंसा के बीच जो है द्वंद्व, नैतिक द्वंद्व, या भाई नैतिक द्वंद्व। तो इसको समझने के लिए हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास चलेंगे। यदि महात्मा गांधी के अहिंसा के प्रति विचार को समझने का प्रयास किया जाए तो यह पता चलेगा कि गांधी अपने मूल चरित्र में अहिंसा का पालन करते हैं। गांधी का जो मूल चरित्र है, गांधी अपने मूल चरित्र में अहिंसा का पालन कर रहे हैं। गांधी क्या है? अपने मूल चरित्र में अहिंसा का पालन कर रहे हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों के अनुरूप वह हिंसा को भी जायज मानते हैं। विशेष परिस्थितियों में जो है गांधी, देखो सामान्य जो मूल उनका कोर है, जो मूल चरित्र है वो अहिंसा है। वो क्या है भाई? अहिंसा है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में गांधी भी जो है हिंसा का सपोर्ट करेंगे। कैसे? अभी बताता हूं। तो कई मायने में, कई विशेष परिस्थितियों में वो हिंसा को भी जायज मानते हैं। तो गांधी का इस संबंध में मानना है कि यदि कोई व्यक्ति पागल की तरह बंदूक लेकर के सड़क पर लोगों को गोली मारने लगे, पागल है या पागल की तरह जैसे टेररिस्ट, तो भाई गांधी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पागल की तरीके से बंदूक लेकर के सड़क पर लोगों को मार रहा है, खून बहा रहा है, गोली मार रहा है, जो इनोसेंट हैं, जो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के प्रति हिंसा के माध्यम से प्रतिरोध सही है। क्योंकि अहिंसा निष्क्रियता और लाचारी नहीं सिखाती है। ये गांधी कह रहे हैं कि अहिंसा जो है निष्क्रियता और लाचारी नहीं सिखाती। अहिंसा हमें जीवों से प्यार करना सिखाती है
और ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक सद्भाव को इस प्रकार से जो है बर्बरतापूर्ण ढंग से नष्ट कर रहा है और सरलता से उसे रोकना संभव नहीं है, आसानी से आप नहीं हो, उसके हाथ में बंदूक है, आप रोकने जाओगे कि भैया हिंसा मत करो तो आपको ही ठोक देगा। तो अगर उसको आसानी से नहीं रोक सकते हो तो उस परिस्थिति में उस बर्बर व्यक्ति के साथ हिंसात्मक कार्यवाही किया जाना उचित है, आप उसको भी शूट किया जा सकता है। तो जब आपके बीच जो है हिंसा और अहिंसा का द्वंद्व आए तो आप इस केस स्टडी को अगर ध्यान रखेंगे तो यहां पर आप जो है एक बेहतर डील कर सकेंगे। तो देखो भाई कि इस प्रकार से इस घटना और द्वंद्व इस पर विचार किया जाए तो नैतिकता ये परिस्थिति सापेक्ष भी है, जो कि परिस्थितियों के अनुरूप चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, और संभव है कि कोई एक नैतिक नियम आज के परिप्रेक्ष्य में वो ठीक लगे, उचित हो, और कुछ समय बाद वही जो है परिस्थिति के अकॉर्डिंगली वो अनुचित लगे, वो खराब लगे, वो नया आयाम ग्रहण कर ले। तो ये हिंसा और अहिंसा के बीच जो नैतिक द्वंद्व है। चलो दूसरा केस स्टडी हम लेते हैं। अब आसानी से आप जो है इसमें डिसाइड कर सकोगे, आपसे कोई अब डिलेमा में नहीं पड़ना है, द्वंद्व में नहीं पड़ना है। आप इस केस स्टडी के माध्यम से किसी भी चीज का हिंसा और अहिंसा के बीच जो नैतिक द्वंद्व है आप उसके साथ डील कर सकते हैं। आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमें गांधी किस अहिंसा की बात सिखाते हैं, हमें कौन सी अहिंसा का पालन करना है, हमें कब जो है किस परिस्थिति में हमें जो है हिंसा अपना भी लेनी चाहिए। अगर हम हिंसा नहीं अपनाएंगे तो मानव समाज जो है मानवता खतरे में पड़ जाएगी। और वही जैसे कि गांधी जी कह रहे हैं और सही भी है कि जो अहिंसा है वो लाचारी नहीं सिखाती है, वो कमजोरी नहीं है, बल्कि वो लोगों से प्यार करना सिखाती है। दूसरा है कि विवाह निजी विषय है या समाज के द्वारा डायरेक्टेड है, निर्देशित है। ये बड़ा इशू है। हमारे माता पिताजी को लगता है अच्छा विवाह मतलब हम सबके आज मॉडर्न जो है पेरेंट्स हैं तो विवाह निजी विषय है, निजी विषय है, निजी विषय है या समाज के द्वारा निर्देशित, या समाज के द्वारा निर्देशित, समाज के द्वारा निर्देशित, समाज के द्वारा निर्देशित। जरा यहां समझने का प्रयास करिएगा। ये केस स्टडी दूसरा है आपका। आपने इसमें केस फर्स्ट के अंतर्गत इसमें आपने हिंसा और अहिंसा के बीच के द्वंद्व को समझा। अब ये समझो कि विवाह निजी विषय है या समाज के द्वारा जो निर्देशित है। देखो भाई, खाप पंचायत के द्वारा सगोत्री विवाह की मान्यता पर जारी फरमान जो है इस प्रकार के विवाह करने वालों को नृशंस हत्या और अपने आप के एक नैतिक द्वंद्व स्थापित कर देती है। मतलब ये जो है अपने आप में एक नैतिक द्वंद्व है। अब नैतिक द्वंद्व ये है कि जहां एक समाज को सामूहिक तौर से इस प्रकार के विवाह को सही नहीं मानता है, कहता है कि ये जो लव मैरिज है इसको सही नहीं मानता है, परंतु वहीं दूसरी तरफ वहीं जो कानून है इस दृष्टि से जो है किसी भी प्रकार से वो अपराध नहीं मानता है, उसको अपराध नहीं कहता है। तो आप देखो यहां पर एक नैतिक द्वंद्व ये आ जाता है। जो सबसे बड़ा बात है कि भाई ये प्रश्न उठता है कि किसे सही माना जाए। जो समाज के द्वारा निर्देशित होता है, समाज जो बोलता है कि भाई जो है आपको दूसरे रिलीजन दूसरे कास्ट पे विवाह नहीं करना है, या फिर जो नियम इसको मान्यता देता है, नियम के द्वारा इसको लेजिटिमेसी मिलती है, तो यहां पर भी नैतिक द्वंद्व है। मान लो कि दो आप जो है एसपी हो और दो बच्चे अडल्ट हैं और वो भागकर आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि साहब हमने जो है लव मैरिज करी है। तो आप बताइए कि हमने लव मैरिज करी है और हमारे परिवार वाले, हमारे जो समाज के लोग हैं वो हमारे जान के प्यासे हैं, हमारे खून के प्यासे हैं।
तो एक और दूसरी तरफ की आपकी जो पर्सनल विचारधारा है या आपके जो परिवार वाले या जहां आपका पालन पोषण हुआ, वो खुद जो है समाज के द्वारा निर्देशित विवाह जो अरेंज मैरिज है उसके सपोर्ट में थे, या आप भी उसके सपोर्ट में हो। तो यहां आप द्वंद्व में पड़ गए ना, यहां डिलेमा हो गया कि भाई अब आप जो है जो नियम का पालन करोगे या खुद के अंदर की आवाज सुनोगे। अंदर से आपकी आवाज आ रही है कि देखो ये बच्चा बच्ची को जो है घर वालों को सौंप दो, और घर वाले क्या हैं कि वो जो है प्रेशराइज करके वो शादी तोड़ देंगे, या फिर जो है अगर शादी वो कर लिए हैं तो मार देंगे, जो आपने ऑनर किलिंग देखी ही होगी, सुनी ही होगी। तो यहाँ एक नैतिक द्वंद्व है, किसे आप सही मानोगे। अब देखो इस प्रकार को जो विवाह है वो भारत के कई राज्यों में कई जातियों के अंतर्गत जो है पाए जाते हैं, परंतु जो खाप पंचायत अपनी सामाजिक मान्यताओं के आधार पर कानून से परे जो है व्यक्तिगत चयन की स्वतंत्रता का दमन करती है। खाप पंचायत जो है इसका विरोध लव मैरिज का करती है, लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जो ठीक है उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन खाप पंचायत जो है इसका जो है व्यक्तिगत चयन का यानी लव मैरिज का खूब दमन करती है। और वहीं ऑनर किलिंग जैसी जो है प्रथाओं को जन्म दे करके सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता की भावना को भी ये क्या है समाप्त कर रही है। तो अब यदि जो है खाप पंचायत की सामाजिक मान्यता पर चर्चा जो है की जाए तो पता चलेगा कि सामाजिक मान्यता व्यक्ति की स्वैच्छिक जो है स्वीकृति का परिणाम होता है। जो सामाजिक मान्यता है, सामाजिक मान्यताओं पर अगर चर्चा करें हम तो कह सकते हैं कि जो सामाजिक मान्यता है वो व्यक्ति की स्वैच्छिक स्वीकृति का परिणाम होता है, और इसे दबाव और दमन के माध्यम से जो है आरोपित नहीं होना चाहिए। साथ में द्वंद्व का अगर हम मूल्यांकन किया जाए तो हमें पता चलेगा कि भाई जो खाप पंचायत की कार्यवाही है इस कारण ये अनैतिक मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय संविधान जो आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, जो शादी करने का अधिकार अनुच्छेद जो 21 है उसके विरुद्ध है। आपकी जो खाप पंचायत का नियम है, जो प्रथा है, उसके विरुद्ध है। तो आप बेशक जो है इसके सपोर्ट में पर्सनल आपकी क्या हो सकती है, राय हो सकती है, उसके सपोर्ट में हो सकते हो, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हो। और वहीं सामाजिक स्तर पर ये सहयोग और सहिष्णुता रूपी जो है नैतिकता, जो नैतिक आधार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और साथ ही समाज में एक जो है अनुचित परंपरा और रीति रिवाज को जो है आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो ऑनर किलिंग है, या जो समाज में एक मैसेज दे सकते हो इसके माध्यम से कि ये जो इशू है ये दोबारा ना क्रिएट हो, या समाज के जो लोग गवर्न कर रहे हैं, जो नेता टाइप लोग हैं, उन्हें आप समझा सकते हो कि भाई ये जो है बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो आपको ये नैतिक द्वंद्व यहां भी मिट गया। एक नैतिक द्वंद्व है मृत्युदंड। आपने जैसे कि चलो ले लेते हैं केस थर्ड, मृत्युदंड, फांसी की सजा मान लो, मृत्युदंड यानी समाज के लिए संदेश या जीवन के अधिकार का उल्लंघन। समाज के लिए संदेश, समाज के लिए संदेश, समाज के लिए संदेश या जीवन के अधिकार का उल्लंघन। समाज के लिए संदेश या जीवन के अधिकार का, जीवन के अधिकार का उल्लंघन। इसे यहां बड़ा एक मतलब एक द्वंद्व है। कई लोग बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोई नृशंस हत्यारा है, अपराधी है, रेपिस्ट है, और वो जो है कई लोगों को मार चुका है, कई महिलाओं के साथ उसने गलत किया है, रेप किया है, और वो जो है साइकोपैथ है। तो एक तरफ बात उठती है कि क्या ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दे देना चाहिए। वहीं दूसरे तरफ जो है कुछ लोग लिबरल बोलते हैं, अगर एक मिनट यार, जो लिबरल कहते हैं कि भाई आपने किसी को अगर मान लो
क्रिएट नहीं कर सकते हो तो आप उसको मार भी नहीं सकते। तो आपको जो है उसके जीवन के अधिकार को छीन लेना ये ठीक बात नहीं है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि मृत्युदंड के उचित और अनुचित का, कि भाई मृत्युदंड उचित है या अनुचित है, यह द्वंद्व है, यह प्रश्न है। आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रश्न जो है एक डिलेमा है, एक नैतिक द्वंद्व का विषय बना हुआ है। यदि आप जो है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो उन राष्ट्रों को देखा जाए तो मृत्युदंड को वहां जो है समाप्त कर दिया गया है। जो स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रीज हैं, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो मृत्युदंड है वो समाप्त है, वहां मृत्युदंड किसी को नहीं दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ चीन जैसे देशों में सरकारी आंकड़े कहते हैं, और वहां का तो एक ये सिस्टम है चीन का कि मैं आपको बता दूं कि जो चाइना का गवर्नमेंट चाहता है वही चीज बाहर आती है, इससे ज्यादा बाहर कोई चीज आती नहीं है। वो इस तरीके से जो है मतलब गवर्न कर रहे हैं। तो चीन जैसे देशों में सरकारी आंकड़ा है कि प्रत्येक वर्ष करीब जो है 2 से 3 हजार लोगों को फांसी की सजा, मृत्युदंड दिया जाता है। तो अब प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। सुधारवादी सिद्धांत के अनुसार जो सुधारवादी लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, थिंकर्स हैं, जो सुधारवादी हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मृत्यु की सजा जो है उचित नहीं है, ये उचित नहीं कही जा सकती इसको। और इनकी ये मान्यता है कि भाई अपराधी को अपने सुधार के लिए अवसर मिलना चाहिए। किसी ने अगर गलत किया है तो उसको सुधारने का समय दो, और किसी अपराधी को मृत्युदंड देने का मतलब है कि उसके सुधार की संभावना ही आप समाप्त कर रहे हो, उसे मौका ही नहीं दे रहे हो, जबकि सुधार की संभावना जो है सदैव बनी रहती है। ये सुधारवादियों का मानना है। लिख देता हूं, सुधारवादी कह रहे हैं कि अपराधी को एक मौका मिलना चाहिए, अपराधी को सुधार के लिए मौका मिलना चाहिए, और कहा जाता है कि सुधार की संभावना हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा बनी रहती है। वहीं दूसरे जो हैं प्रतिकारवादी सिद्धांत, ये सुधारवादी हैं, और दूसरे जो प्रतिकारवादी व्यक्ति हैं, सिद्धांत वाले व्यक्ति, प्रतिकारवादी सिद्धांत वाले व्यक्ति, प्रतिकारवादी सिद्धांत वाले व्यक्ति, इन लोगों का मानना है कि भाई कठोरवादी रूप मृत्युदंड को उचित मानता है, और इस सिद्धांत का मृदुल रूप ये मानता है कि जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उसे जो है शुभ कर्मों के लिए पुरस्कार और अशुभ कर्मों के लिए उचित दंड मिलेगा, तब वह निश्चित तौर से अपराध करने से अपने आप को रोक पाएगा। और साथ ही अपराध की मात्रा और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अगर अपराध की मात्रा और परिस्थितियां बहुत खराब हैं, अपराध की मात्रा बहुत जघन्य है, जैसे निर्भया कांड में देखो कि परिस्थितियां लगातार जो है पूरे देश की मांग थी कि भाई ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्किस बानो के अभी जो कुछ रेपिस्ट अभी छूट के आए, देखो एक मतलब बहुत यहाँ पर भी द्वंद्व है, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रतिकारवादी व्यक्ति हैं कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो कि अपराध की मात्रा बहुत हिनस हो, हिनस क्राइम हो, बहुत दुर्दांत हो, तो उसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप जो है हैंग कर सकते हो, आप जो है मृत्यु दंड दे सकते हो। क्योंकि यदि किसी बर्बर हत्यापूर्ण जो है नियोजित मानसिकता, मतलब जो ये हत्या है बहुत बर्बरता से एक नियोजित मानसिकता के साथ की गई है, तो उसके अनुरूप मृत्युदंड दिया जाना उचित है। उस समाज को एक मैसेज जाना चाहिए कि आप ऐसा ना करो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो है ये लोगों को विश्वास होता है कि आप अच्छा काम करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, खराब काम करोगे तो आपको जो है क्या है तिरस्कार किया जाएगा, अगर आप दंड मिलेगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समाज में मैसेज नहीं जाएगा। तो अब यहां पर जो है समाज को ये संदेश मिलना चाहिए कि क्या कार्य उचित है और क्या अनुचित है। तो एक डिलेमा आपका
ये भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, एक और द्वंद्व है। देखो मैं जो है ये सभी चीजें, ये द्वंद्व मतलब आप जो है, जो हमने हेडिंग डाली थी उस हेडिंग के अंतर्गत जो नीति शास्त्र और उसके जो बहुआयामी स्वरूप, ये कई बार जब आप लिखने बैठोगे, आंसर लिखने बैठोगे, तो एक द्वंद्व बनाते हैं, एक द्वंद्व क्रिएट करते हैं। और आपको आपसे जब केस स्टडी ऐसी पूछी जाती है और अगर आपके ये डिलेमा जो है क्लियर नहीं हुए, द्वंद्व क्लियर नहीं हुए, तो आप वहीं पर फंस जाओगे और मार्क्स, यही एथिक्स के पेपर में एक बहुत बड़ी संभावना है कि मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और ये भी संभावना है मार्क्स बहुत खराब मिलते हैं। तो इस पेपर में हमें जो है नैतिकता, संविधान, समाज के मानदंड, मूल्य, नियम, कानून, सभी को ध्यान में रखना होता है। अगला है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर यानी व्यक्तिगत नैतिकता उचित या राष्ट्रीय नैतिकता। व्यक्तिगत नैतिकता, नैतिकता उचित या जो है राष्ट्रीय नैतिकता, राष्ट्रीय नैतिकता, राष्ट्रीय नैतिकता। अब जो है अगर हम केस स्टडी की बात करें, ये केस स्टडी है मान लो, सॉरी, अब देखो जरा समझना कि रिसेंटली अमेरिका सीआईए का, जो अमेरिका सीआईए, इसका एक ऑपरेशन है, ऑपरेशनल एजेंट एडवर्ड, एक ऑपरेशन हुआ था और उसका एक एजेंट था, ऑपरेशनल एजेंट एडवर्ड स्नोडेन। सीआईए का ऑपरेशनल एजेंट एडवर्ड 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 स्नोडेन, एडवर्ड स्नोडेन। इसने प्रिज्म के तहत सरकार के द्वारा प्राप्त की जा रही जो निजी सुरक्षा संबंधी जो जानकारी है वो लीक कर दी। तो यूएसए के कानून ने उसको भगौड़ा घोषित कर दिया, जो यूएसए का कानून है, और साथ ही जो है आपराधिक मुकदमा भी चला दिया उस पर। अब जो है ये स्नोडेन भाग करके रूस चला जाता है। जब ये रूस, अब देखो ये तो चलता ही रहता है कि भाई अगर रूस के व्यक्ति अगर रूस में सताए जाते हैं तो अमेरिका चला जाएगा, अमेरिका का व्यक्ति जो है अगर सताया जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, रूस चला जाएगा। तो यहां पर जो है कि ये रूस में शरण ले लेता है और रूस की सरकार उसको संरक्षण दे देती है, जैसे कि मैंने बताया कि इनका 36 का आंकड़ा रहता है। अब यूएसए की जो है नीतियों के खिलाफ जो है ये अगेंस्ट है, यूएसए की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ है। तो अब भाई प्रश्न ये उठता है कि क्या अमेरिकी सरकार व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित सूचनाओं को बिना किसी जन स्वीकृति के टेप कर रही थी? यहाँ क्वेश्चन तो है ना कि भाई जो अमेरिकी गवर्नमेंट है, जो अमेरिकी सरकार है, वो व्यक्ति के जो निजी जीवन से संबंधित जो सूचनाओं को किसी जन स्वीकृति के जो है टेप कर रही थी। पिछले वर्ष जो है भारत सरकार पर एक आरोप लगा था, भारत सरकार पर भी एक आरोप लगा था। ठीक है, तो भारत सरकार पे एक यानी सॉफ्टवेयर का कहा जा रहा था कि कुछ लोगों की जो है निजी जानकारी वो सॉफ्टवेयर जो है सरकार के साथ शेयर कर रहा है, लोगों के फोन टेप करवाए जा रहे हैं, है ना, आरोप लगा था। एक क्या नाम था, कौन सा सॉफ्टवेयर? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, एक द्वंद्व है कि भाई अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वो जो निजी मतलब जो व्यक्ति है उनके निजी जीवन की सूचनाएं
बिना किसी भी जन स्वीकृति के वो क्या इकट्ठा कर रही थी। तो ये क्या नैतिक है या अनैतिक है? वहीं जो स्नोडेन ने अपने सरकार के नीतियों के अगेंस्ट जाकर के अपने राष्ट्र के कानून के प्रति क्या अनुचित कदम उठाया है, और क्या स्नोडेन जो है सूचनाओं को प्रसारित करके वही जो है विसल ब्लोअर की जो भूमिका है वो निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी प्रश्न उठता है कि रूस के द्वारा जो स्नोडेन को जो है संरक्षण मिला गया है, संरक्षण दिया गया है, वो कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है। तो एक यहां पर ये केस स्टडी है। अब इसमें से आपको ये लिखना है कि यहां पर जो स्नोडेन है इनका क्या रोल होना चाहिए, सरकार का क्या रोल होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने जो चारों पांचों जो ये जो नैतिक द्वंद्व आपसे डिस्कस किए, इस आलोक में ये पता चलता है कि भाई नैतिकता व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में और राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र का, और दूसरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का, और राष्ट्र के कानून और नीतियों के परिप्रेक्ष्य में भिन्न भिन्न, ये डिफरेंट हो सकती है। तो आप इसमें भी जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो राष्ट्र, राष्ट्रीय हित और नैतिक व्यक्तिगत जो है परिप्रेक्ष्य, जो है व्यक्ति का राष्ट्र के कानून और नीतियों के परिप्रेक्ष्य में उसका जो इंटरेस्ट और उसका सम्मान, इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। एक और हम केस स्टडी ले लेते हैं कि नाबालिग के द्वारा किए गए गंभीर अपराध। तो जो नाबालिग हैं, जो बच्चा अभी जो है 18 की एज नहीं पूरा किया है, तो उसके द्वारा अगर मान लो वो बच्चा जो है, कोई भी बच्चा नाबालिग है, अगर कोई गंभीर अपराध कर दिया जाता है, तो नाबालिग के द्वारा किए गए गंभीर अपराध हेतु नाबालिग के द्वारा ऐसे भी केस आपको मिलेंगे, किए गए गंभीर अपराध हेतु, गंभीर अपराध हेतु, गंभीर अपराध हेतु सुधारने का मौका हो, गंभीर अपराध हेतु सुधरने का मौका हो, या कठोर दंड का प्रावधान, या कठोर दंड का, यहां पे लिख लो, कठोर दंड का प्रावधान, कठोर दंड का भाई प्रावधान। तो इस केस स्टडी में आप देखोगे यहां पर कि जैसे हम वही निर्भया कांड का मुद्दा लेते हैं, वहां पर जो है एक बच्चा या दो, उसमें कुछ नाबालिग लोग था, एक बच्चा जो है ना 17 वर्ष का था, नाबालिग था। तो भाई यहां पर ये केस बनता है, मतलब अगर हम इस केस को निर्भया कांड को लेकर चलें, कि इसमें जो है आपको ये पता है, पूरा कांड तो बताने की जरूरत नहीं है, कि इसमें एक जो छात्रा थी और करीब 5 से 6 युवक जो है उसके साथ जो है दुर्व्यापार जो है रेप किए थे, दुर्व्यवहार किए थे, और उसके पश्चात उसकी हत्या कर दी थी, जो है उसके वेजाइनल पार्ट पे जो है रॉड डाल दी थी। तो ये बहुत हीनस क्राइम था, और फिर बाद में हत्या कर दी गई। इन हत्यारों में जो 5-6 लोग थे, इसमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो 17 साल का लगभग जो है नाबालिग था, और सभी हत्यारों को मृत्युदंड की जो है सजा सुनाई गई। परंतु जो व्यक्ति नाबालिग था उस पर फैसला जो है सुरक्षित रखा गया था। तो अब अगर इस द्वंद्व को समझेंगे, इस द्वंद्व को देखेंगे कि एक तरफ जो है समाज चाहता है कि भाई सभी को मृत्युदंड हो, वहीं कानून इसकी अनुमति नहीं देता है, भाई जो है उसको एक बार सुधारने का मौका मिलना चाहिए, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है, नाबालिग है ना, तो कानून इसकी अनुमति नहीं देता क्योंकि वो नाबालिग है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उसको कैसा ट्रीट करना चाहिए, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, जबकि इस कृत्य में जो है वो मतलब मुख्य आरोपी है। अब ये प्रश्न जो है पुनः उचित और अनुचित का है, जो मैंने पहला केस स्टडी कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इस अगर आप हो, आप जज हो, तो क्या लोगों के दबाव में आकर के
आप क्या कर दोगे, फैसला सुना दोगे उसके अगेंस्ट, बच्चे के अगेंस्ट या नाबालिग के अगेंस्ट? 17 साल का है तो बच्चा कह लो, नाबालिग कह लो। तो अगर आप एज अ जज क्या करोगे? यहां पर वही द्वंद्व है कि उचित का और अनुचित का। एक तरफ आपको संविधान देखना है, एक तरफ जो है एक वो उस हत्यारे की जो कुकर्म को देखना है, और समाज का प्रेशर है। इस घटना को देख करके समाज के लगभग सभी व्यक्ति जो है यही मतलब आकांक्षी हैं, यही मानते हैं कि उसे हर हाल में जो है मृत्यु की सजा होनी चाहिए। परंतु कानून जो है अपने बनाए नियमों को लेकर के बाध्य है, जबकि समाज की इच्छा भी जो है सरकार की इच्छा है। और न्यायालय का ये पक्ष है कि यदि नाबालिग के लिए जो है कानून में मतलब बदलाव लाया जाता है तो समाज में सुधार की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। ये न्यायालय का मानना है कि अगर मान लो कि कानून ले आते हो जो कि क्रिमिनल कानून जो है वो पहले के जो क्रिमिनल कानून होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब जैसे तारीख कोई घटना के पहले से लागू कर दिए जाए। ये खास करके उनमें एक ये करेक्टर होता है, यानी वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं जैसे कि सिविल कानून होते हैं। खास करके जो है फाइनेंस से रिलेटेड जो है ऐसे कानून होते हैं कि जो है उनको कोई अगर केस हुआ, ऐसे वोडाफोन और हच डील का मामला आपको याद होगा कि उसमें ऐसा हुआ था कि सरकार ने जो है वोडाफोन ने जो है मतलब जो वोडाफोन हच डील हुई थी तो इन्हें सरकार को जो है मतलब एक मोटा अमाउंट जो टैक्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। उनने हमारे नियमों को लूप होल्स मतलब उनका उठा करके लूप में रख करके उनने क्या किया था कि उसका मिसयूज किया था। सरकार को ये फील भी हुआ, लग भी गया, सरकार ने केस किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहां से जीत गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सरकार हार गई। क्यों? और ये कोर्ट को भी पता था, सरकार को भी पता था, लेकिन हमारे जो है नियम कानून को ध्यान में रखते हुए वो अपना जो है केस जो है वो हार गए, क्योंकि कोर्ट जो है वोडाफोन और हज के डील में हज के पक्ष में जो है फैसला दिया। तो ये जो सिविल कानून है ये जो है आप घटना से पहले यानी रेट्रोस्पेक्टिव जो है ये होते हैं, पर जो है यानी जो आपराधिक कानून होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो उनमें जो है ये संभावना बनती है, ये पॉसिबिलिटी भी है और ऐसा होता है कि उसको घटना के पहले तारीख से उसको लागू नहीं करते हैं। नहीं, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरीके से मतलब एक जान माल का पूरी तरीके से किसी व्यक्ति मान लो जैसे कोई हिनस क्राइम किया और उसे उसमें फांसी की सजा नहीं है और उसको पहले मतलब उसकी घटना के पहले कुछ सालों से बोल दिया कि देखो ये कानून इससे लगता है, तो उसके अंतर्गत जो भी अपराधी रहे होंगे उन सभी को फांसी हो जाएगी। तो ये किसी की भी जान के मतलब जान को लेकर के एक इशू बनता है, तो थोड़ा सा इसमें इससे बचा जाता है। तो यहाँ पर जो वही इशू आता है कि भाई जो न्यायालय का ये पक्ष है कि अगर उस बच्चे को, उस नाबालिग को अगर हम ऐसा कर देते हैं कि उसको सजा दे देते हैं, तो फिर जो सुधार की संभावना है समाज में, वो जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। कानून और समाज दोनों ये मानते हैं कि कम उम्र के बच्चे जो हैं वो भावावेश में आकर के कोई गलत कार्य कर बैठते हैं, और इस अवस्था में कठोर सजा का प्रावधान समस्या के समाधान की अपेक्षा समस्या को भी जो है और अधिक पेचीदा करेगा। परंतु निर्भया का मामला समाज और कानून के बीच जो द्वंद्व स्थापित करता है, क्योंकि बर्बर आप देखोगे कि मतलब रॉड डाल दिया गया था उनकी वैजाइना पे, तो ये बर्बर कृत्य था। तो उसको क्या होना चाहिए, जब ये बर्बर कृत्य था तो उसको देख करके नाबालिगों के प्रति कोई कठोर कानून का प्रावधान नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये प्रश्न अगेन उठता है। और क्या जो है सिर्फ कठोर कानून का ही निर्माण एकमात्र जो है उचित समाधान है? ये भी द्वंद्व है, ये क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए। क्या मूल्यों और नैतिकता का विकास जो है वो बालकों के जीवन की प्रारंभिक अवस्था से करने की जरूरत नहीं है? तो ये पॉसिबिलिटी है। अब संभव है कि नैतिक जो है नैतिकता कानूनी परिप्रेक्ष्य के विपरीत मूल्य और मान्यता रखती हो, परंतु प्रत्येक कानून की अवहेलना अपने आप में इस विषय का जो है, इस बात का जो है वो प्रमाण है कि जो है आप अनैतिक है। अब क्या आपको नहीं लगता कि कानून प्रत्यक्ष और बाह्य जगत से जो है अधिक संबंध रखता है, जबकि नैतिकता आत्मिक स्तर से जुड़ी हुई होती है ना?
और साथ में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी मतलब किसी ऐसी घटना का प्रत्यक्ष अनुभव किया है जो कि कानूनी दृष्टि से सही ठहराई गई हो, जबकि नैतिकता और जो आत्मिकता के स्तर पे वो चीज सही नहीं हो? इस पर जरा विचार कीजिए और आप बताइए। तो ये तो आपने जो है कुछ चीजों को समझा। तो हमने जो नीति शास्त्र का सार पढ़ा था, जो नैतिक द्वंद्व थे, जो विभिन्न आयाम थे, हमने उसको डिस्कस करने का प्रयास किया। देखो, नीति शास्त्र के प्रमुख आयामों में चर्चा करने के लिए हम इसको प्रॉपरली दो भागों में बांट सकते हैं। अगर हमको इसको मतलब आयामों को, अब थोड़ा सा ये केस स्टडी आपने देख लिया, अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखो कि अगर जो है नीति शास्त्र के, अगर हमें जो है डायमेंशन ऑफ एथिक्स के डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ एथिक्स डायमेंशंस ऑफ एथिक्स डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के यानी नीति शास्त्र के प्रमुख आयामों पर चर्चा करने के लिए हम इसको दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है शाखाओं के आधार पर, शाखाओं के आधार पर, और दूसरा होता है विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर। तो सबसे पहले हम शाखाओं के आधार पर नीति शास्त्र के जो है आयामों को देखते हैं, समझते हैं। और इसके भी जो है शाखाओं के आधार पे जो है इसके भी तीन भाग होते हैं। एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसको मानवीय नीति शास्त्र कहते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स नंबर एक। नंबर दूसरा है मेटा एथिक्स, जिसको अधिनीति शास्त्र कहते हैं, मेटा अधिनीति शास्त्र, मेटा एथिक्स। और तीसरा होता है व्यवहारिक नीति शास्त्र, इसको जो है अप्लाइड एथिक्स कहते हैं, व्यवहारिक नीति शास्त्र, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अप्लाइड एथिक्स कहते हैं, अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको जो है हम मानवीय यानी जो नॉर्मेटिव एथिक्स है इसको समझ लेते हैं, जो अधिनीति शास्त्र है इसको, और जो है व्यवहारिक नीति शास्त्र है इसको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मानवीय नीति शास्त्र यानी जो है नॉर्मेटिव एथिक्स, ये क्या है जरा समझिए। मानकीय नीति शास्त्र, अच्छा यहाँ पे मैंने मानवीय लिख दिया था क्या, मानकीय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्मेटिव अभी लिख देता हूं, जो है मानकीय नीति शास्त्र यानी नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स। देखो भाई, मानकीय नीति शास्त्र तीन शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है। जो इसकी तीन शाखाएं हैं, मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये जो है शाखा है, जो कि आदर्शों, सिद्धांतों और मानकों के निर्माण से संबंधित है। ये आदर्शों, ये आपके जो है आदर्श, सिद्धांतों और मानकों के ये निर्माण से, मानकों के निर्माण से क्या है संबद्ध है। यह नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का वो अध्ययन है जो एक प्रचलित पंक्ति है। ये जो मानकीय नीति शास्त्र है ये आदर्शों, सिद्धांतों और मानकों के निर्माण से संबंधित है। और ये
जो है नीति शास्त्र है, मतलब ये जो नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का ये वो अध्ययन है जो क्या किया जाना चाहिए इसका निर्देश देता है। लिख देता हूं, थोड़ा सा ये टेक्निकल है। मैंने आपसे कहा कि यह नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का, यह नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का, यह नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का, जो नीति शास्त्रीय सिद्धांत है, तो ये नीति शास्त्रीय जो है सिद्धांतों का ये वो अध्ययन है, ये वो अध्ययन है जिससे क्या किया जाना चाहिए इसका निर्देश मिलता है, जिससे क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, ये हमें निर्देश मिलता है। अब जैसे इसे समझने के लिए उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमें दूसरों के लिए वह करना चाहिए जो हम चाहते हैं, यानी कि दूसरे हमारे लिए करें तो हमें वही दूसरों के लिए भी करना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो एस्पेक्ट करते हैं। तो मानकीय नीति शास्त्र दरअसल नैतिक निर्णय लेने में जो है नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। जो नैतिक निर्णय लेने में जो मानकीय नीति शास्त्र है, जो नैतिक सिद्धांत है, उनका प्रतिपादन करती है। अब जब से दर्शन का विकास हुआ है, नीति शास्त्र या जो है नीति मीमांसा उसके अनिवार्य पक्षों में एक रही है और इसीलिए विचारकों, दार्शनिकों, इसके आधार पर मानकीय नीति शास्त्र को हम 3 भागों में जो है क्लासिफाई करते हैं। मानकीय नीति शास्त्र को अगेन 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक परिणाम निरपेक्षवादी या नियमवादी नीति शास्त्र, अगेन इसे भी पढ़ लो थोड़ा सा। इसी को हम अगेन 3 भागों में बांटते हैं, तो इधर थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा, बाकी नोट्स में जो है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका परेशान मत। तो एक परिणाम निरपेक्षवादी या जो है नियमवादी नीति शास्त्र जो है मानकीय नीति शास्त्र को, ठीक है ना, मानकीय नीति शास्त्र को। तो एक जो है नियमवादी नीति शास्त्र, नियमवादी नीति शास्त्र। दूसरा है परिणाम सापेक्ष, परिणाम सापेक्ष या प्रयोजनवादी नीति शास्त्र। और तीसरा है सद्गुण नीति शास्त्र, सद्गुण नीति शास्त्र, सद्गुण नीति शास्त्र। नियमवादी या निरपेक्षवादी, या इसको जो है देखो ये नियमवादी या निरपेक्षवादी एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और परिणाम सापेक्ष या प्रयोजनवादी, ठीक है, इसी को प्रयोजनवादी भी बोलते हैं। और तीसरी है जो सद्गुण नीति शास्त्र। तो जो परिणामवादी जो ये नियमवादी या जो है परिणाम निरपेक्षवादी जो नीति शास्त्र है वो क्या है, जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखो नियमवाद जो है, नियमवाद कहता है कि किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय केवल नैतिक नियमों के आधार पर ही लिया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई बहन का विवाह का ना होना। किसी समाज में यदि नैतिक नियम हैं, मान लो कोई भी जो सोसाइटी है, तो किसी भी समाज में मान लो जो नैतिक नियम है उसका किसी भी परिस्थिति में पालन करना ही नैतिक कर्म है। और इसके तहत हम जो है इसका जो सिद्धांत है, आप ऐसे कह सकते हो कि हम इसको 3 भागों में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, या 3 सिद्धांतों का मतलब इसके अंतर्गत अगर मान लो कि किसी भी परिस्थिति में जो है पालन करना ही नैतिक कर्म है, तो इसके लिए हम 3 सिद्धांतों का अध्ययन किया जा सकता है।
अब कांट का नैतिक सिद्धांत क्या है? कांट कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम या फल पर विचार किए बिना उसको परिणाम पर या फल पर विचार नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, और हमारी जो अंतरात्मा हमें निरपेक्ष आदेश के बारे में जो है बताती है, इसलिए हमें जो है उसका पालन करना चाहिए, और फल जैसे जो है विषय पर सोचना ही अनैतिक है। ये कांट कह रहे हैं कि अगर आप फल के बारे में सोचोगे तो ये अनैतिक है। कांट का मुख्य जो श्रेय है वो धर्म के, जो धर्म है तो धर्म को नैतिकता से स्वतंत्र करने में, और वर्तमान सदी में जो है धर्मनिरपेक्षता जो है एक उच्च मूल्य है। ऐसे में कांट की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं गीता का जो निष्काम कर, आपने कई बार गीता का लोग एक कोटेशन जो है कोट करते रहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने जो स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जो मनुष्य है उसको अपने स्वधर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो इस बात पर जो है विचार नहीं करना चाहिए कि क्या फल होगा, उसको काम पे ध्यान देना चाहिए। गीता और कांट का जो दर्शन है, तो इस दर्शन में यह बात जो है स्मरण रखनी चाहिए कि कांट ने ईश्वर को नहीं माना, केवल उसके अस्तित्व की संभावना जताई है, बल्कि गीता में जो है जहां कर्मानुसार फल मिलेगा कहा गया है, वहीं कांट ने फल मिलना चाहिए ये कहा है। अंतः प्रज्ञावान क्या है? देखो, अगर हम सामान्य शब्दों में अंतः जो प्रज्ञावाद है, इसका अर्थ है कि कुछ निश्चित नैतिक नियम है जो कि व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से पता चलते हैं, और जो है इसीलिए जो है मनुष्य उनको उन्हीं के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो ये आपका नियमवाद या नीति शास्त्र है। दूसरा परिणाम सापेक्ष या जो प्रयोजनवादी नीति शास्त्र, इसको जो है टेलियोलॉजिकल एथिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेलियोलॉजिकल एथिक्स। ये क्या है? देखो, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय उस कार्य के परिणामों से जो है तय होगा, ना कि निश्चित नैतिक नियमों से। मतलब कोई कार्य है तो किसी कार्य का नैतिक या अनैतिक जो होने का निर्णय है वो कैसे होगा? तो उसके कार्य का जो परिणाम है उससे तय होगा, ना कि जो है निश्चित नियम जो नैतिक नियम है उनसे। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि नैतिक नियमों पर यदि कार्य का परिणाम भारी है तो वह कर्म सापेक्षता नैतिक ही माना जाएगा। और इसके तहत जो है हम कुछ सिद्धांतों को समझेंगे। एक सिद्धांत होता है इगोइज्म, स्वार्थवाद। ये सिद्धांत स्वार्थवाद क्या है? स्वार्थवाद का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में स्वार्थी होता है, और उसे प्रत्येक निर्णय इसी आधार पर करना चाहिए कि उसका जो है अधिकतम स्वार्थ किसमें है। और इस विचारधारा के समर्थक जो है, एक नाम है जो है श्री नाइक। तो श्री नाइक संप्रदाय के विचारक एक फिलोसफर रहे हैं। ये जो है सेक्ट है श्री नाइक, और ये नाम है कि जो इसके विचारक हैं जो एरेप्टस एपिकुरस। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत कुछ बातें कही हैं, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि भाई ये कहते हैं कि मनुष्य को, जो व्यक्ति है, अपनी मूल प्रकृति के अकॉर्डिंगली ही कार्य करना चाहिए। उसका जहां ज्यादा स्वार्थ है, यानी अधिकतम स्वार्थ किसमें है, उसके आधार पर उसको जो है निर्णय लेने चाहिए। ये कहां से? ये जो श्री नाइक संप्रदाय के जो विचारक है, जो है एरिस्टप्स और एपिकुरस, ये कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसमें एक दर्शन है सुखवाद का, हेडोनिज्म का। ये सुखवाद क्या होता है? देखो, जो है प्रत्येक व्यक्ति, जो सुखवाद है परिणाम सापेक्ष के अंतर्गत या प्रयोजनवादी नीति शास्त्र के अंतर्गत, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है सुखाकांक्षी, सुख चाहता है, सुखाकांक्षी होता है, और इसीलिए उसे वही विकल्प चाहिए जिससे वे अधिकतम सुख मिल सके, अधिकतम सुख की प्राप्ति कर सके।
और आधुनिक नीति शास्त्र में जो एक वेस्टर्न थिंकर है, विचारक है हॉब्स, तो हॉब्स इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। इसी के अंतर्गत एक सिद्धांत होता है उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म। ये क्या है? जहां सुखवाद जहां व्यक्तिगत सुख पर बल देता है, जो सुखवाद है जहां व्यक्तिगत सुख पर बल देता है, वहीं उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। जो उपयोगितावाद है, देखो सुखवाद और उपयोगितावाद में बेसिक डिफरेंट है, यानी हेडोनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म में एक बेसिक डिफरेंट है। हेडोनिज्म जो है ये व्यक्तिगत सुख पर बल देता है, वहीं जो उपयोगितावाद है ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। इसे परार्थवादी सुख भी कहते हैं इसीलिए। और इसे मतलब आधुनिक नीति शास्त्र में बेंथम मिल, एक जो है बेंथम मिल विचारक रहे हैं, और इन्हें मतलब बेंथम मिल और एक और है सिजविक, तो इस विचारधारा का वो खूब समर्थन करते हैं। परंतु वहीं एक तरफ जहां बेंथम का जो है उपयोगितावाद निकृष्ट परामर्थ मूलक जो है उपयोगितावाद कहलाता है, और मिल का जो है उत्कृष्ट परामर्थ मूलक उपयोगितावाद, वहीं जो सिजविक है उसका उपयोगितावाद और बौद्धिक और अंतः प्रज्ञावादी उपयोगितावाद क्या है कहलाता है। इसके साथ साथ एक होता है विकासवाद। भाई विकासवाद की बात करें, इसी के अंतर्गत जो एक दर्शन है विकासवाद का, जो है एवोल्यूशनिज्म बोलते हैं उसको, यानी विकासवाद। यहां विकासवाद में उत्तरजीविता के संघर्ष की तरह ही जो है नैतिक सिद्धांतों में भी जो है संघर्ष चलता रहता है, और यहां वही नैतिक नियम श्रेष्ठ होता है जो समाज को विकास की प्रक्रिया में सहायता देता है, सहायता प्रदान करता है। वहीं पूर्णतावाद की बात करें तो भाई व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, ये आपका इस प्रयोजनवादी नीति शास्त्र के अंतर्गत ये आपका अंतिम दर्शन है पूर्णतावाद। जो है पूर्णतावाद जो है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जो है व्यक्तित्व का पूरी तरीके से विकास, जो कि भावनाओं को बुद्धि के नियंत्रण कंट्रोल करने में ये सक्षम होता है, और भावनाओं को जो बुद्धि के नियंत्रण में रखने में ये संभव भी बनाता है। तो ये नियम है कि ये नियमानुसार वही जो सिद्धांत नैतिक है, जो मनुष्य को पूरी तरीके से प्राप्त करने में सहायक है, वही जो है पूर्णतावाद है। एक सद्गुण नीति शास्त्र है जो कि हमने आपको लास्ट में बताया था, इसको हमने देख लिया, इसको भी देख लिया। सद्गुण वर्च्यू एथिक्स, ये वर्च्यू एथिक्स क्या है, सद्गुण नीति शास्त्र क्या है? देखो जो सद्गुण नीति शास्त्र है वो नियमों और परिणामों की अपेक्षा वो व्यक्ति के गुण और गुण में भी सद्गुण पर बल देगा। मतलब ये जो सद्गुण नीति शास्त्र है, वर्च्यू एथिक्स है, ये नियमों और परिणामों की अपेक्षा ये गुण पर और गुण में भी सद्गुण पर ये बल देता है। कोई कार्य नैतिक है या नहीं है, यह निर्णय इस बात से होगा कि सद्गुण से युक्त व्यक्ति उसके संबंध में क्या निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझो कि किसी व्यक्ति में न्याय का सद्गुण है, तो जटिल से जटिल परिस्थिति में भी उसका जो व्यवहार है वो न्यायपूर्ण ही होगा अगर वो सद्गुणी है। और इसी के अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, उनके सिद्धांतों का जो है इसमें से कुछ स्टडी है। जैसे प्लेटो का जो वर्च्यू थ्योरी है, प्लेटो का जो नैतिक मतलब जो सद्गुण सिद्धांत है, प्लेटो ने नैतिक व्यक्ति के भीतर 4 बुनियादी सद्गुणों की बात करी है। प्लेटो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, अगर मान लो कि नैतिक व्यक्ति वही होगा जिसके अंतर्गत जो है 4 सद्गुण होंगे, विवेक, साहस, संयम और न्याय। और इन प्लेटो कहते हैं कि इन जो चारों गुणों के संवर्धन से नैतिक और शुभ जीवन की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी तरफ जो सुकरात हैं, इन्होंने जहां ज्ञान को ही सद्गुण बताया है, और वहीं प्लेटो जो है, प्लेटो के अनुसार शुभ जीवन ही जीवन का सद्गुण है। तो ये ध्यान रखिएगा।
वहीं मैंने आपको थोड़ा सा अरस्तु का जो सद्गुण का सिद्धांत समझा देता हूँ। प्लेटो का जो सद्गुण का आप सिद्धांत समझ गए, अरस्तु का जो सद्गुण का सिद्धांत है, देखो पश्चिमी दुनिया में जो है अरस्तु ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने नीति शास्त्र पर मतलब वो पुस्तक लिखते हैं। और अरस्तु का जो गोल्डन मीन है, जो गोल्डन मतलब उसका सिद्धांत कि उनके सद्गुण सिद्धांत के मध्य में उनका गोल्डन मीन आता है। और इस सिद्धांत उनके सद्गुण सिद्धांत के मध्य में है। और इसके अनुसार व्यक्ति को शुभ और अशुभ के अतिरिक्त जो है बचना चाहिए। मतलब शुभ और अशुभ के अतिरेक से बचना चाहिए। और यह काफी कुछ जो है वैसा ही है जैसा कि जो है बुद्ध का मध्यम प्रतिपदा है, वैसा ही दर्शन है। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको जो मानकीय नीति शास्त्र है, मानकीय नीति शास्त्र को क्या किया कि समझाने का प्रयास किया। ये मान के चलता हूं जो मानकीय नीति शास्त्र, जो नॉर्मेटिक एथिक्स है, वो आप समझ गए होंगे। हमने नियमवादी सिद्धांत जो है, नियमवादी सिद्धांत पढ़ा, या जो है परिणाम निरपेक्षवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत मैंने जो है कुछ सिद्धांतों की बात करी। फिर हमने परिणाम सापेक्ष या प्रयोजनवादी नीति शास्त्र पढ़ा, जो है टेलियोलॉजिकल एथिक्स। और फिर हमने वर्च्यू एथिक्स पढ़ा, और इसके अंतर्गत जो अलग अलग जो थिंकर हैं, यानी जो विचारक हैं, हमने जो है वो डिस्कस किया। इसके साथ जो है हमने मानकीय एथिक्स पढ़ लिया। अब मानकीय एथिक्स के बाद हमें जो है नेक्स्ट जो है मेटा एथिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेटा एथिक्स। तो आज की क्लास में हम मानकीय एथिक्स यहीं तक रखते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि कुछ जो क्वेश्चन है वो मैं दे देता हूं, और जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी तरह यहाँ पर भी जो है हम क्या कर लेंगे कि जैसे क्लास अगली क्लास होगी तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनका एक मैं मॉडल आंसर जो है आपके साथ शेयर करूंगा ये लाइव क्लास में, और इसके बाद जो है हम आगे अपनी क्लास को रिज्यूम करेंगे। चलो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि मूल्यों व नैतिकता से आप क्या समझते हैं? मूल्यों व नैतिकता से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? नैतिकता से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है? किस प्रकार महत्वपूर्ण है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि मूल्य और नैतिकता में आपको जो है मतलब एक तरीके से इनमें जो वैल्यूज क्या है, नैतिकता क्या है, उसके बीच के डिफरेंस और क्या अंतर है वो समझना है। व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये हमारा जो है वो ये मतलब इसी में एक दूसरा सेक्ट है इसी क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन कि लोक सेवक के संदर्भ में निम्न शब्दों, अभी लिखता हूं, निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको 150 शब्दों में लिखना है और 10 अंक का है। ये आपका जो है अभी मैं क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, इसी के आगे लिखिएगा। नंबर 1 सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। नंबर 2 अध्यवसाय, जो है परसिवरेंस।
तीसरा है सेवा भाव, सेवा भाव, और आपका चौथा है प्रतिबद्धता, 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 और आपका पांचवा है साहसपूर्ण दृढ़ता, साहस पूर्ण दृढ़ता, दृढ़ता। ये जो है 250 शब्दों में लिखना है, और ये 5 है तो 15 नंबर का क्वेश्चन, 3-3 नंबर का है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के ही अंतर्गत है कि आप लोक सेवा के संदर्भ में निम्न जो शब्द हैं इनसे आप क्या समझते हैं। तो सत्यनिष्ठा क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। परसिवरेंस क्या है, सेवा भाव क्या है, प्रतिबद्धता क्या है, यानी अध्यवसाय इसको हिंदी में बोलते हैं। इस साहसपूर्ण दृढ़ता यानी इसको जो है करेज, करेज बोलते हैं, करेज ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। तो करेज ऑफ कन्विक्शन, साथ में कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता, और जो है ये सेवा भाव जो है स्पिरिट ऑफ सर्विस, अध्यवसाय जो है परसिवरेंस, और सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी। सबसे पहले हम इनका मॉडल आंसर और इनका जो है कैसा क्या हो सकता है, कैसे लिखना है, वो डिस्कस करेंगे। 150 शब्दों में लिखना है अगली क्लास में। ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं और उसके बाद हम वैसे ही क्लास अपना रिज्यूम करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, यहीं तक।